प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं कमलेश सिसोदिया सत्या क्लासेस यूट्यूब चैनल जो आपका अपना है उस पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो सेशन हमारा क्लास 12th हिंदी साहित्य कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम काव्य दोषों के बारे में जानेंगे। आप सबने ये सुना तो होगा ही कि काव्य गुण भी होते हैं और काव्य दोष भी होते हैं। गुण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। और दोष जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कहते किसे हैं, उसके बारे में आज यहाँ हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं काव्य दोष। यहाँ मैंने परिभाषा लिखी है कि जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न हो उसे काव्य दोष कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको एक परिभाषा और बतानी है कि जब काव्य की रसानुभूति में यानी रस की अनुभूति में कोई बाधा या बाधक तत्व उत्पन्न हो उसे काव्य दोष कहा जाता है। आचार्य वामन के द्वारा दी गई परिभाषा भी यहाँ परिभाषित की गई है कि काव्य सौंदर्य को क्षति पहुँचाने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। तो ये तो हो गई काव्य दोष की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। काव्य दोष होते कितने प्रकार के हैं? तो काव्य दोष जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, है ना। तो पहला दोष जो है वो है शब्द दोष, जैसा कि मैंने आपको अपने बोर्ड पर अंकित करके दिखाया है। दूसरा है अर्थ दोष और तीसरा है रस दोष। अब शब्द दोष जो होते हैं वो मुख्यतः 37 प्रकार के माने गए हैं। अर्थ दोष जो होते हैं वो 23 प्रकार के माने गए हैं और रस दोष 10 प्रकार के माने गए हैं। हमारे सिलेबस में जो मुख्य शब्द दोष हैं उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले आता है शब्द दोष। काव्य की पंक्ति में शब्द संबंधी दोष पाया जाए उसे शब्द दोष कहते हैं। काव्य की पंक्ति में अर्थ संबंधी दोष पाया जाए उसे अर्थ दोष कहते हैं और काव्य की पंक्ति में रस संबंधी दोष पाया जाए उसे रस दोष कहते हैं। तो ये तो हो गई दोषों के प्रकार के बारे में चर्चा। अब आगे हम जानते हैं कि ये जो शब्द दोष हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने बोर्ड पर एक वृक्ष का चित्र अंकित किया है और इस वृक्ष की अनेकों शाखाएं मैंने अंकित की है। तो मैं आपको शब्द दोष के जो भिन्न भिन्न प्रकार हैं उनके बारे में बताती हूँ। तो देखिए, शब्द दोष का जो पहला प्रकार है वो है श्रुति कटुत्व दोष। दूसरे प्रकार का नाम है च्युत संस्कृति दोष। तीसरा अश्लीलत्व दोष। चौथा ग्राम्यत्व दोष। पांचवा अप्रतित्व दोष। छठा क्लिष्टत्व दोष। सातवां न्यून पदत्व दोष। आठवां अधिक पदत्व दोष। नौवां अक्रमत्व दोष। 10वां दुष्क्रमत्व दोष और 11वां है पुनरुक्ति या पुनरुक्त दोष। तो ये हुए शब्द दोष के प्रकार मुख्य रूप से 11। ठीक है, तो अब ये तो हो गए शब्द दोष के प्रकार। अब हम आगे जानते हैं कि ये जो प्रकार है इनकी क्या परिभाषा है और इनके क्या उदाहरण हैं, तब कहीं जाकर हमें ये शब्द दोष के जो प्रकार हैं या भेद हैं वह अच्छे से समझ आएंगे। तो चलते हैं हम सबसे पहले शब्द दोष के एक भाग पर जिसका नाम है श्रुति कटुत्व दोष। देखिए बेटा, एक बात जान लीजिए कि जब भी आपको किसी भी टॉपिक को डिफाइन करना है तो उससे पहले आप उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उस टॉपिक में ही परिभाषा निहित होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्रुति यानी सुनने में, कटुत्व यानी कड़वा, कि जो शब्द सुनने या पढ़ने में कड़वा लगे, कानों को कर्ण कटु सा लगे, चुभता हुआ सा प्रतीत हो, वो क्या कहलाता है? यस, श्रुति कटुत्व दोष कहलाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, बत्सरना से भीत हो वह बाल चुप हो गया। अब ये जो वर्ड है ये थोड़ा सा कानों को कर्ण कटु सा प्रतीत हो रहा है, तो ये क्या हो गया? श्रुति कटुत्व दोष। ठीक है, आगे चलते हैं
हमारा आता है च्युत संस्कृति दोष। अब च्युत संस्कृति दोष किसे कहते हैं? जब काव्य की पंक्ति में कोई व्याकरण संबंधी अशुद्धि पाई जाए तो उसे च्युत संस्कृति दोष कहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम। अब यहाँ पर ये निराशता, ये जो ता शब्द आ रहा है, ये प्रत्यय, निराश के पास ता जो प्रत्यय, ये व्यर्थ ही प्रतीत हो रहा है ना। व्याकरण संबंधी अशुद्धि है, यहाँ प्रत्यय लगना या लगाने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो यहाँ क्या होगा? इस निराशा को छोड़ो, आशा से लो काम। ठीक है, आगे चलते हैं। अश्लीलत्व दोष, ये हो गया च्युत संस्कृति दोष। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा जो शब्द दोष का भेद है वो आ रहा है अश्लीलत्व दोष। नाम से ही पता चल रहा है अश्लीलत्व। जब काव्य की पंक्ति में अश्लील शब्दों का प्रयोग, अभद्र है ना, घृणा से भरे हुए शब्दों का प्रयोग हो तो वह अश्लीलत्व दोष के अंतर्गत आता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, दस्त से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी पेशाब मैंने कर दिया। देखिए, एक बार सुनने पर बहुत ही घिनौना सा प्रतीत हो रहा है। क्या है ये दस्त, क्या है ये पेशाब? तो यहाँ पर इसका अर्थ जो है दस्त का, वो अर्थ आएगा हस्त या हाथ। ठीक है, हाथ से खाना खिलाया मैंने अपने यार को, प्यास जब उसको लगी। पेशाब का अर्थ यहाँ पर आता है पानी, पानी देना या पानी प्रस्तुत कर देना। मैंने उसको पानी दे दिया। ठीक है, एक बार देखने में कैसा लग रहा है? दस्त से खाना खिलाया, पेशाब मैंने कर दिया, लेकिन है क्या? हाथ और पानी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा आता है आगे का जो चौथा पार्ट है वो है ग्रामत्व दोष। जब काव्य की पंक्ति में देहाती या ग्रामीण या सभ्य शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह क्या कहलाता है? ग्राम्यत्व दोष। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मूड पई मुकुट धरे सोहत गोपाल है। ये जो मूड शब्द है ना, ये क्या है? ये ब्रज भाषा का शब्द है। गांव के जो इलाके होते हैं, ग्रामीण अंचल, उनका शब्द है। मूड यानी सिर पर मुकुट धारण किए हुए शोभा दे रहे हैं गोपाल। आगे चलते हैं, अप्रतित्व दोष। अब ये अप्रतित्व दोष क्या होता है? जो लोक व्यवहार में प्रचलित नहीं होते वे क्या कहलाते हैं? अप्रतित्व शब्द या दोष कहलाते हैं। कौन? जैसे नव पौरी पर दसम दुआरा, ते ही पर बाजराज घरियारा। अब ये जो दुआरा शब्द है, द्वारा यानी दरवाजा है ना, आप इसको लिख सकते हैं दरवाजा। और ये जो घरियारा शब्द है, इसका अर्थ क्या हो गया? घर। लेकिन ये जो शब्द हैं वो लोक प्रचलित या अपने आपसी बोलचाल की भाषा में बहुत कम प्रयुक्त होते हैं या होते ही नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व क्या होता है? नाम से पता चल रहा है कठिन, जो आसानी से समझ नहीं आते है ना, जो बहुत गूढ़ होते हैं है ना, उसे कहते हैं क्लिष्टत्व दोष। जैसे हेम सुतापति वाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। अब हेम यानी हिमालय, सुता यानी पुत्री। हिमालय की पुत्री कौन है? पार्वती। पार्वती का पति कौन है? शिव। शिव का वाहन क्या है? बैल। बैल को यहाँ क्या माना गया है? मूर्ख। अब एक इस मूर्ख शब्द को बताने के लिए इन सारे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया, तो ये क्लिष्टत्व दोष कहलाता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? आगे चलिए, आगे आता है न्यून पदत्व दोष। जब किसी काव्य की पंक्ति में किसी पद की कमी हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून पदत्व दोष कहते हैं। जैसे कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। अब यहाँ पर आपके शब्द की कमी है, न्यून यानी कमी है, तो क्या हो जाएगा? आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। यहाँ आपकी किसका है? ईश्वर के लिए, कि आपकी कृपा दृष्टि हो तो मेरे सब काम संभव हो जाएंगे। आगे देखिए, अधिक पदत्व दोष। जब एक से अधिक पद आए या आवश्यकता से अधिक पद आ जाएं तो वो क्या कहलाएगा?
अधिक पदत्व दोष के अंतर्गत आएगा। उदाहरण देखिए, लपटी, पुष्प, पराग, रज, शनि, स्वेद, मकरंद। अब ये जो पुष्प और पराग हैं, इनमें से दोनों में से कोई एक पद ही आना चाहिए। अधिक पद आने के कारण या तो पुष्प है या पराग है। अधिक पद आने के कारण यहाँ कौन सा दोष उत्पन्न हो गया? अधिक पदत्व दोष। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्रमत्व दोष। अब ये अक्रमत्व दोष क्या है? जब किसी काव्य की पंक्ति में अ यानी नहीं, क्रम यानी क्रम, या विरुद्ध, क्रम के विरुद्ध काम हो, है ना, तो क्या कहलाएगा? ये अक्रमत्व दोष। जैसे विश्व में मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के। अब ये जो के है ये क्रम के विरुद्ध है, इसको कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए। तो ये बन गया विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम के समान। तो ये कौन सा हो गया? अक्रमत्व दोष। यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब देखिए, ये तो हो गया अपना अक्रमत्व दोष। ठीक है, अब हम इसके आगे के भेद पे चलते हैं, यानी शब्द दोष के आगे के भेद पर। वह भेद कौन सा है? पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति, पहले तो नाम से ही पता चल रहा है, कोई एक शब्द है वो बार बार आ जाए और अर्थ भी एक जैसा है, तो वो क्या कहलाता है? पुनरुक्ति दोष। जैसे उदाहरण मैंने यहाँ पे ये परिभाषा देखी, पहले यहाँ पे मैंने ये परिभाषा डिफाइन की है कि जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर भी, यानी वो वहाँ से स्पष्ट हो गया, लेकिन उसके हो जाने पर भी उसी अर्थ वाले शब्द का पुनः प्रयोग किया जाए तो वह क्या कहलाता है? पुनरुक्ति दोष कहलाता है। समझ आ गया? उदाहरण देखिए इसका। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी, तोर निवास। अब वास का अर्थ भी रहना है, निवास का अर्थ भी रहना है, जल का भी पानी है, जल का भी पानी है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? बार बार शब्द आ रहा है, उससे अर्थ भी एक ही निकल रहा है, तो ये क्या हो गया? पुनरुक्ति दोष। अब हम अपने शब्द दोष के अंतिम भेद की चर्चा करते हैं, जो कि है हमारा दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व दोष क्या होता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि जहाँ लोक शास्त्र या शास्त्र अथवा लोक विरुद्ध क्रम रहता है ना, या शास्त्र और लोक के विरुद्ध कोई बात कही जाए तो वो क्या कहलाता है? दुष्क्रमत्व दोष कहलाता है। जैसे अपन देखो क्या बोलते हैं अमूमन कि भाई एक राजा है, उसके पास बहुत से हाथी हैं, घोड़े हैं। घोड़ा ज़्यादा बड़ा है, हाथी बड़ा है? हाथी जिंदा है तो लाख का, मरा है तो 1.25 लाख का, तो मांगने वाला क्या मांगेगा? हाथी मांगेगा। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, नृप मोह कहम हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, कि कोई याचक है, वो राजा से कह रहा है कि हे राजा आप मुझे, राजा से याचना कर रहा है कि हे राजन आप मुझे घोड़ा दे दीजिए, यदि आपके पास घोड़ा नहीं है तो मुझे हाथी दे देना। और मांगने वाले को मांगना क्या चाहिए? हाथी दो। हाथी नहीं है तो घोड़ा दो। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? वो शास्त्र और लोक के विरुद्ध बात कर रहा है। तो ये आज का हमारा वीडियो सेशन कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण विषय था, काव्य दोष, है ना। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कांटेक्ट कीजिए और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।